So, dear students, after a long time, we are again going to discuss the chapter 1 nationalism in Europe. So, पहले हमने डिस्कस कर ही लिया था कि 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है पूरी दुनिया में। जो यूरोपियन स्टेट्स है उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो बिगिनर्स माना जाता है, बिगिनर्स हर चीज़ में। लेकिन जो नेशनलिज्म की फीलिंग, जो देशभक्ति की भावना है, वो फ्रांस से ही मानी जाती है। यानी कि यूरोप का जो नेशन स्टेट्स, जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो लाने वाला अपना फ्रांस है। आप ये भी देखेंगे कि नेपोलियन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, किस तरीके से सोसाइटी में पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आया, एक यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम लेके आया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म करके लाया। तो ये चीज़ें हमें वापस डिस्कस करनी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स रहेगा उसके थ्रू हम उसको एडवांस तरीके से समझेंगे और उनको पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही में हम उसको एक बेस्ट लेवल पर समझ कर आगे मूव हो रहे हैं। तो डोंट वेस्ट द टाइम, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में शुरुआत होता है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके कि फ्रांस जो है वो इसकी बिगिनिंग करता है और फ्रांस ही इसको शुरुआत। तो प्री नेशनल स्टेट्स इन यूरोप, तो पहले भी यूरोप में नेशनल स्टेट्स तो हुए ही, लेकिन नहीं, नेशनल स्टेट नहीं होते थे। वो एक मोनार्कियल रूल में एक राजा अपना रूल करता, अपनी मनमानी करता। लोग समझे फ्रांस ने रिवोल्ट किया, लोगों ने समझाया कि नहीं, अपनी मनमानी करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, जो भी वो मन आए तो कर लिया, कुछ भी डिसीजन ले लिया। नहीं, लोगों ने इसके लिए रिवोल्ट किया। तो प्री नेशनल स्टेट्स एंड यूरोप, तो पहले जो टेरिटरीज थी वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में थी, यानी कि टुकड़ों में डिवाइडेड थी। मिड 18th सेंचुरी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उस समय यूरोप वॉज नॉट इनटू नेशन स्टेट। यूरोप में कोई नेशन स्टेट वाला फीलिंग था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। ये सब डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस डचीज एंड कैंटन्स। कैंटन्स स्विट्जरलैंड के लिए आता है, वैसे कैंटन्स का पर्टिकुलर वर्ड होता है कॉर्नर्स, जो कॉर्नर स्टेट्स होते हैं उनके लिए। लेकिन ये स्विट्जरलैंड के लिए मेनली यूज हुआ है कैंटन्स। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का कि पूरा यूरोप छोटे छोटे टेरिटरी में मोनार्कियल राजा अपनी मनमानी करके छोटे छोटे एरिया लेके बैठा था, मैं यहाँ का राजा, वो वहाँ का राजा। इस तरीके से डिवाइडेड था, फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आल्सो इनटू स्मॉल स्टेट। तो उस समय नेशन स्टेट की फीलिंग थी नहीं, वो हम पढ़ चुके। कोई नेशन स्टेट नहीं था मिड 18th सेंचुरी तक। ये सब 1789 के बाद की घटना है, इसीलिए हमने मिड 18th सेंचुरी बोल दी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो थे, जो अपना पूरा ईस्ट पार्ट जो अपने राइट साइड में आता है, और सेंट्रल पार्ट यूरोप का जो है वो सारे ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल पावर, जो मनमानी करता है ऑटोक्रेटिक, अपनी मोनोपोली चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर, ये थोड़ा मिस्टेक है, हैब्सबर्ग एम्पायर। और ये सबसे बड़ा एम्पायर था उस समय का। जिस प्रकार से टर्की की आप बात सुनेंगे चैप्टर 2 में, तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उसने एथनिक ग्रुप्स के और लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर वो डिवाइडेड था। तो देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में। यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि डाइवर्स पॉपुलेशन। हैब्सबर्ग एम्पायर का पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, तुम देखोगे पॉलिटिकल साइंस में, तुमने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी है। बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन ग्रुप्स बनाना है, तो वो चीज़ों को आप इंटरलिंक करके चलो, ताकि एक हिस्ट्री एक बेटर तरीके से समझ पाए। तो डाइवर्स पॉपुलेशन, पहला रीजन आता है एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन्स में कौन कौन सी रीजन्स, ये रीजन्स जो है वो एरिया के बेसिस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। एल्पाइन रीजन में है टेरॉल, ऑस्ट्रिया, सुदरलैंड, ये जो थी। फिर बोहेमिया में जर्मन स्पीकिंग लोग जो थे वो ज़्यादा थे। और उसमें एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन, क्योंकि ये लोगों को दिखाने के लिए, जो हायर पैसों वाले जो लोग होते हैं, बहुत रिच क्लास, हायर क्लास जो होते हैं, बिजनेस क्लास कह सकते हैं, तो वो बोहेमिया में रहने वाले मेनली कह सकते हैं मेजोरिटी के बेसिस पर
वैसे ही लोम्बार्डी एंड वेनेशिया जो थे वो इटालियन स्पीकिंग पीपल थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक बेसिस पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो कल्चरल डाइवर्सिटी के बेसिस पर भी। हंगेरी रीजन जो था वहाँ की जो मेन भाषा जो मेन स्पीकिंग लैंग्वेज थी वो मैग्यार स्पीकिंग लैंग्वेज के पीपल वहाँ रहते थे, और अदर लोकल डायलेक्ट भी वहाँ पर बोली जाती थी मैग्यार के साथ। अदर लोकल डायलेक्ट जैसे अपने राजस्थान में भी शेखावटी, मेवाती, मेवाड़ी अलग अलग भाषाओं से जाना जाए, वैसे ही हंगेरी भी वहाँ की अदर लोकल डायलेक्ट के रूप में मानी जाती थी। गैलिशिया में पोलिश स्पीकिंग लोग थे, ये भी एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन में गैलिशिया में रहते थे, और अदर्स में स्लोवैक्स, क्रॉस, रोमन्स, दीज आर द अदर स्टेट्स और आल्सो द पार्ट। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर को पूरा फैला हुआ था, छोटे छोटे राजा बन के बैठे हुए थे, अलग अलग एम्पायर संभाल रहे थे, सब ने अपनी मनमानी कर रही थी। तो वहाँ पर एल्पाइन रीजन्स ये सब बोलो, वहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी थी, हम कह सकते हैं लेक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी तो राजा थे, अपने से बड़ा कौन, हम हैं जो सब है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब पानी कम है, वो वाली बात हो गई। लेक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, डाइवर्सिटी किस बेसिस पर, एथनिक बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। एम्परर जो भी वहाँ के होते थे उनके रिस्पेक्ट में दे नॉट प्रमोट द सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, वहाँ पर कोई भी प्रकार की नेशनल आइडेंटिटी के लिए नहीं, सॉरी डाइवर्स एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप हैव लिटिल कॉमन एलिजियंस, स्वामी भक्ति, लॉयलिटी, जो वफादारी देखने की बात है वो एम्परर के प्रति वहाँ के लोगों में कमी थी। वो राजा अपनी मनमानी करे तो कौन सुने, तो वहाँ के लोग भी होंगे। तो हम बात देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एनफोर्स लगाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टैक्सेस इस तरीके से डिवाइड किया, तो पीपल्स उसके अगेंस्ट होना वाजिब था। इसी तरीके से एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। नेशनलिज्म की शुरुआत देखते ही हम बता दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सबसे, तो पूरे यूरोप में जो है वो फ्रेंच सबको प्रभावित करता है, सबको इफेक्ट करता है, सबको अपनी चपेट में ले लेता है। कोरोना ने लिया था अपने, तो बस वही है, सब जगहों पर आया था, पूरा कंट्री कोई छूता नहीं रहा था, छूट करने। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया था, यूरोप में मतलब फीलिंग्स आ गई थी कि यार बनाना है तो फ्रेंच जैसा देश बना। भाई साहब जैकोबिन जो थे, अपने पढ़ा था कि ये मिडिल स्टेट्स वाले, मिडिल ग्रुप्स कौन थे, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो मिडिल वाले पीपल्स होते हैं। तो जैकोबिन, तो एजुकेटेड पीपल हमेशा रिफॉर्म लाने का काम करते हैं, तो वो रिफॉर्म लाने का उन्होंने डिमांड्स की, अलग सोसाइटी, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम जो हो वो खत्म हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडी है, मॉन्टेस के वो भाई साहब याद आ जाते हैं। तो बस यही है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडियल्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे पूरी सोसाइटी में, यूरोप में आइडियल्स बनता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस अ नेशन स्टेट दैट सॉवरेनिटी रेस्टेड विद द पीपल दैट मोनार्क। मोनार्क से ज़्यादा पीपल्स अपनी सॉवरेनिटी की डिमांड थे, वही रिवोल्ट, जिसके कारण पीपल्स अपना सिस्टम चाहते थे, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की डिमांड कर रहे थे वो। नेशनहुड के लिए, नेशनहुड यानी कि नेशनलिज्म, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंच में, सॉवरेनिटी, लिबरल, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, ये जो फीलिंग्स थी ये फ्रांस की एक मेन थीम हुआ करती थी। तो नेशनहुड, नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से आता है, यूनिफाइड, सबको इंटीग्रेट करना, सबको यूनिफाइड करना। तो nationalism began to idea of unified community on the basis of what? So the culture, language, history, these are the common, and that is also related to the nation state की फीलिंग्स जो होती है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब नेपोलियन का क्या इम्पैक्ट रहा, नेपोलियन का भी तो सोसाइटी पर, क्योंकि नेपोलियन मानते हैं लोग कि डिक्टेटर्स था। तो देख लो, हमने पढ़ लिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में फ्रांस में लाने वाला जो सबसे बेस्ट काम करने वाला था वो नेपोलियन था। नेपोलियन था, बोनापार्ट था, लेकिन बंदा यूँ काम कर कर गया, वो तो किस्मत थी उसकी भाई। 1794, 99 उसके बदकिस्मती की 1814 और 1815 दो वॉर हारता है, बैटल ऑफ लिप्जिंग एंड बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ लिप्जिंग जो था वो उसका राइनलैंड एरिया जो है वो चला जाता है, राइनलैंड कहते हैं कुछ भी। बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस की काफ़ी सारी टेरिटरी छीन ली जाती है। ऑस्ट्रिया का ड्यूक मेटरनिक जो ट्रीटी ऑफ वियना पीस ट्रीटी के नाम से 1815 के नाम से जानी जाती है, तो उसी में। लेकिन नेपोलियन कुल मिलाकर फ्रांस में सुधार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अभी डिस्कस कर ही चुके हैं और पिछले वीडियो में रेसिस्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
किस तरीके से फ्रेंच रूल को रेसिस्ट किया गया, बचाया गया, रोका गया। तो इम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच रूल एंड ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए जो मोनार्कियल रूल था उसको कम करना, ये मेन था। यानी कि वहाँ पर खुद का कल्चर, खुद की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लाने के लिए इम्पोर्टेंटली फोकस किया गया था। कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट किस तरीके से आया, ये सब चीज़ें आप पॉइंट्स में देखेंगे 1 2 3 4, फिर इनका कंक्लूजन भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स द कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, द कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, इन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंटली मार्क रखेंगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा अच्छे से इस तरीके से, ठीक है। कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, अब देख लीजिए नेपोलियन का प्रभाव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सुधर गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आइडियाज़ लेके आता है लोगों में, नेशनलिज्म। फिर कल्चर किस तरीके से, हर जगह आप देखेंगे, चाहे आप चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे चाहे चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, चाहे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो कल्चर से छूट नहीं सकती। तो कल्चर एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म, थिंकर्स एंड राइटर्स, जो भी सारे रोमांटिक थिंकर्स थे। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म इज अ काइंड ऑफ फीलिंग्स व्हेन द पीपल्स आर रिलेटेड टू द tell these peoples to culture, their diversity, their history, their past, ये सब चीज़ें जब है वो सब चीज़ें। तो रोमांटिसिज्म, थिंकर्स एंड द राइटर्स सेलिब्रेटेड, लोगों को समझाया, नेशन का कल्चर बताया, अपने देश का इतिहास बताया, हिस्ट्री बताई, उनकी हेरिटेज और उनकी आइडेंटिटी के। लोगों ने इतने युद्ध लड़कर हमारे को बचाने की कोशिशें की हैं, तो उसका सम्मान करें, पिक्चर्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आपने पढ़ा था मर्सलीज जो था वो नेशनल एंथम था, उनकी नेशनल यूनिफॉर्म हुआ करती थी, रॉबर्ट डे ने बनाई थी, लिखा था उसका। पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात, तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म, रिवोल्यूशनरीज एंड द नेशनलिस्ट, हर वक्त रिवोल्यूशनरी का नाम सबसे फेमस रहता ही है, क्योंकि वो रिवोल्ट करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट होते हैं। वो चाहते हैं कि लिबर्टी आए, सॉवरेनिटी आए, इक्वलिटी मिले। Revolutionary and nationalist movement began to unify fragmented regions, means जो छोटे छोटे regions को एक common nation state बनाना, जिससे कि formation हो नेशन स्टेट्स का। तो यही है पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, जिस तरह से रिवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट में शामिल हुए, तो उस वजह से फ्रेगमेंटेड रीजन्स को यूनिफाई करने की उन्होंने डिमांड की, डिसइंटीग्रेटेड को इंटीग्रेट करने की डिमांड आई। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, किस तरीके से नेशन, तो उसके दो एग्जाम्पल सबसे बड़े, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली जिसकी आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है मिड 18th to 19th century, late 19th century. It is the unification of Germany by the Ottoman Bismarck. Ottoman Bismarck जो है वो उसको यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा बंदा, बहुत शानदार, स्मार्ट, मतलब जो सबसे शानदार पॉलिटिकल सिस्टम में गांधी है, अगर बिस्मार्क है या कैमिलियो डी कैवर है, बहुत शानदार पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। इटली में जूसेपी गैरिबल्दी और काउंट कैमिलियो डी कैवर, इनका बहुत बड़ा रोल था जो इटली की यूनिफिकेशन में इन दो बंदों का। फिर बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मल्टी एथनिक एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मल्टी एथनिक एम्पायर, एथनिक कंपोजिशन को हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो द हैब्सबर्ग एंड अदर मल्टी एथनिक एम्पायर, अदर मल्टी एथनिक एम्पायर, स्विस था और हर्ज़गोविना, सुदतलैंड था, ऑस्ट्रिया था, हैब्सबर्ग था, ये सब एम्पायर जो थे ये थोड़े एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को डिवाइड कर गिव अवे टू नेशन स्टेट। उन्होंने भी इस रास्ते को दिया और नेशन स्टेट बनाने की डिमांड की, एंड क्रिएट स्टेट्स बेस्ड ऑन एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जिसकी वजह से लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी मिले, एक कॉमन कल्चर मिले। इस चीज़ों के लिए उन्होंने सबसे बड़ा रोल ले लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।